ठीक है, सी प्रोग्रामिंग की अगली क्लास में तुम लोगों का फिर से स्वागत है। अगर तुमने लास्ट वीडियो देख चुके हैं यानी कि तुम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग का बेसिक प्रोग्राम लिखना सीख लिया है। पर अब हम जाने वाले हैं लॉजिक की दुनिया में, सी का लॉजिक कैसे काम करता है। ठीक है, हमने सीखा कि डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स की नेमिंग कैसे करते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, और यहाँ तक में बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग मैथ के कैलकुलेशन करता कैसे है। वो टोटली डिपेंड करते हैं किस पे, हमारे वेरिएबल्स पे, यानी कि हमारा डेटा टाइप क्या है उस पर हम डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे ज़्यादा होता है, यानी कि कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी ताकि आप बेसिक आउटपुट निकाल सकें। देखो, मैंने तुमको क्या बताया, मैंने तुमको बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, हमारे पास फ्लोट होते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या होते हैं, यही बेसिक दो तरीके के हमारे पास होते हैं जिनके बेसिस में हम क्या करते हैं, कंपेरिजन कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होता है, देखो, जब मैंने कहा कि 3+2 बताओ तो 3+2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने कहा 7 इंटू 2 बताओ तो इसका आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं ये। और ये देखो, हमारा 3 क्या था, हमारा 3 भी एक क्या था, हमारा 3 था एक इंटीजर, और हमारे पास जो 2 था वो भी क्या था, सेम वही हमारे पास इंटीजर था, और जो 5 आउटपुट आया वो भी क्या आया, इंटीजर आया। यानी कि जब हम इंटीजर में हमने एक क्या किया, इंटीजर को ऐड किया तो हमको क्या मिला, आउटपुट में भी एक इंटीजर ही हमको, इंटीजर की स्पेलिंग सही है ना, हमको एक, ओके गलत है शायद से, सही, चलो ठीक है, देखते रहना अपना जो भी हो। तो क्या है हमारे पास, आउटपुट आया इंटीजर को, जब हमने इंटीजर से मल्टीप्लाई किया या फिर एडिशन किया तो हमको इंटीजर ही आया। पर अगर मैं यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू जनरेट कर देता हूँ, ठीक है, चलो आ जाओ प्रोग्राम लिखते हैं और इसी के साथ सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस। और यहीं पे हम लोग सीखने वाले हैं क्या, हमारी प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, बेसिक प्रोग्राम सी का तुम जानते हो, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। हैशटैग इंक्लूड में स्टैंडर्ड stdio.h हमारे पास जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करेंगे ताकि हम इनपुट आउटपुट दे सकें। इसके बाद हम अपना मेन स्टार्ट करेंगे, void मेन स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने थोड़ा वेरिएबल नेम करते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 2, ठीक है, कॉमा b इज इक्वल टू 9, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और फ्लोट ले लेता हूँ, और इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। c इज इक्वल टू 7.2 एंड d इज इक्वल टू 1.1। इतने छोटे छोटे ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो, और यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना है ना कि सेमीकोलन। ये हमारे बन गए हैं। अब हम इन पे क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। अब देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखो a तो मैं ले चुका हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं क्या, एक इक्वेशन वन हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, इसका डेटा टाइप हमको देना ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 बनाते हैं या फिर डायरेक्ट प्रिंट एफ कर लेते हैं, आ जाओ सीधे, ताकि हमको डेटा टाइप ना देना पड़े, प्रिंट एफ। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू प्रिंट करा देंगे जो कि होगी %d के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी डेटा टाइप स्पेसिफाई हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लोग करेंगे a प्लस बी को ऐड करेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे आउटपुट में। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग %f के साथ, जो कि फ्लोट वैल्यू कैलकुलेट करेगा, c प्लस डी करेंगे। ठीक है, c प्लस डी, और इसका आउटपुट जो है वो हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो इसके लिए मैं नई लाइन यूज़ कर लेता हूँ, /n और /n, ताकि अलग अलग लाइन में हमको ये आउटपुट देखने के लिए मिले, और इसको रन करा देता हूँ। तो देखो हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, 11 और 8.3। तो 7.2 में 1.1 जोड़ेंगे तो 8.3 आएगा, और 9 और 2 11 होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही सिंपल लॉजिक था। इसमें लॉजिक क्या आया, हमने, अगर मैं इसको यहाँ पे f कर देता हूँ फ्लोट में, तो ये बाद में हमारा डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, पर अगर मैं इसको यहाँ पे d कर दूँ तो देखो क्या होता है। इसको रन करता हूँ और इसका जो आउटपुट है वो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो देखो c प्लस डी करने के बाद जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फ्लोट में हमारे पास a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 प्रिंट होके आ रही है, और इंटीजर के करने के बाद जो हमारी c और d की वैल्यू जो है वो प्रिंट होने के बाद
माइनस में कुछ आ रही है, ठीक है। इसका कारण क्या है, ठीक है, ये हमारे पास फ्लोट, ये हमारी जो एरर्स होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको मैं सही कर देता हूँ। तो जब हम इंटीजर और इंटीजर को ऐड करते हैं तो जो फाइनल आउटपुट आता है वो भी क्या होता है, हमेशा इंटीजर होता है। और जब हम फ्लोट और फ्लोट को कैलकुलेट करते हैं, किसी भी तरह का कैलकुलेशन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो ये सारे कैलकुलेशन क्या होते हैं, हमेशा फ्लोट में होते हैं। अब इनकी वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक। ए प्लस बी था तो हम ए प्लस सी कर देते हैं, और नीचे जो सी प्लस डी था उसको हम क्या कर देते हैं, सी प्लस ए कर देते हैं। इससे क्या होगा, एक फ्लोट और एक इंटीजर के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो देखो ये आउटपुट हमारे पास आया है, जो कि अलग अलग कंपाइलर में थोड़ा हो सकता है बदल जाए। तो ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा हमको क्या दे रहा है, एक अजीब सा आउटपुट दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, एक इंटीजर लिया और एक फ्लोट लिया, और उन दोनों को हमने कहाँ प्रिंट करा दिया है, एक इंटीजर में। तो बेसिक रूल क्या होता है, अगर आप एक इंटीजर के साथ कैलकुलेशन करते हैं एक फ्लोट का, तो क्या करता है, वो इंटीजर को पहले कन्वर्ट करता है फ्लोट में, और जो फाइनल आउटपुट आता है वो हमारा आता है फ्लोट के फॉर्म में। तो अगर आपको एकदम एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ्लोट। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि जब इंटीजर और फ्लोट के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे आउटपुट देने के लिए, फ्लोट। तो अगर मैं यहाँ पे एफ करता हूँ तो हमारा जो आउटपुट है वो एकदम सही आ जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि ए प्लस सी और ए प्लस सी 9.2 9.2, तो यहाँ पे मैं सी की जगह पे डी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। ए प्लस सी और ए प्लस डी का जो आउटपुट है वो देखो 3.1 और 9.2 आ गया है। पर अगर मैं इसी को सेम, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डी कर दूंगा और डी कर दूंगा, यानी कि इंटीजर टाइप में इसको अगर मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा आउटपुट देखो, यानी कि हमको थोड़ा अजीब आउटपुट मिलता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है कंपाइलर के द्वारा। तो ये समझने की चीज़ है। तो अगर आपको कैलकुलेशन करके फ्लोट का यूज़ कर रहे हैं तो आप टॉप पे जाइए और फ्लोट को ही प्रिंट कराइए ताकि आपको जो नंबर है वो मिल सके, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम इसको स्टोर करते हैं। इंट वाई में मैं इसको स्टोर करता हूँ ए प्लस बी या ए प्लस सी को स्टोर करता हूँ और इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। कहाँ पे, परसेंटेज डी, और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे क्या, वाई को। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखो जैसे कि हमारे पास आउटपुट क्या आया, मैंने क्या किया, ए प्लस सी, ए हमारा क्या था, एक इंटीजर था, सी हमारा क्या था, एक फ्लोट था, और हमने इसको कैलकुलेट कराया, प्लस कराया, और कहाँ पे स्टोर करा दिया, एक टाइप इंटीजर में, ठीक है। एक टाइप इंटीजर में वाई में हमने इसको स्टोर कराया, और इसको जब हमने प्रिंट कराया ऑफ विथ डी, तो हमारे पास जो आउटपुट आया क्या आया, 107, यानी कि कुछ भी हमको आउटपुट दे रहा है जो कि हमारे पास फेवरेबल नहीं। पर अगर मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ विद फ्लोट, और पर मैंने यहाँ पे तो चेंज कर दिया, पर मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी ही रखा, तो आप देखो क्या आउटपुट आएगा। तो आउटपुट देखने से क्या आता है, वही हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को, फ्लोट वैल्यू को कहाँ पे ले जा रहा है, इंटीजर पे कन्वर्ट कर रहा है। इसका लॉजिक क्या होता है वो भी आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जो यूज़ करना है वो क्या है कि हमको बस आउटपुट सही तरीके से मिले। तो कहाँ पे इंटीजर यूज़ करेंगे, कहाँ पे फ्लोट, वो समझाना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम फ्लोट यूज़ करेंगे और इसको रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो सही तरीके से आना चाहिए। तो देखो एक बहुत खतरनाक आउटपुट आया है। तो देखो ये जो हमारे पास जो सारी के सारे आउटपुट है वो क्या है, डेटा टाइप सही से चेंज ना होने के वजह से जो ये सारी की सारी एरर्स है वो हमारे पास आती हैं। तो यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ पे इंटीजर यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे फ्लोट यूज़ कर रहे हैं। और जब आप दो अलग अलग चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, जो हम आगे सीखेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक लाइन का कोड लिखा है, ये क्या करता है, टाइप कास्ट करता है। यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट आने वाला था वो फ्लोट था, तो हमने इसको क्या किया, जो भी था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस पे, फ्लोट पे, ठीक है। हमको नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा। बेसिकली इंटीजर और फ्लोट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल मिलता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे सारे के सारे जो आउटपुट हैं वो क्या हो चुके हैं, सही हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, जिसमें मैं तुमको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्विंग में प्रायोरिटीज़ का, ठीक है। यानी कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। हमारे पास ऑपरेटर्स जो होते हैं वो होता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मॉडुलस। इन सारी की चीज़ों में हमको क्या करना होता है, प्रायोरिटी चेक करनी पड़ती है, यानी कि पहले कौन एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीज़ मैं तुमको सिखाऊंगा अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। अगला वीडियो देखो, आराम से एंजॉय करो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हमको सही डेटा टाइप का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमको प्रोग्राम में एरर ना आए। आज हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है और कैलकुलेशन उनके हिसाब से कैसे होता है।
ठीक है, तो आज हमारी क्लास 5 है, क्लास 5.c। ओके, पहले से मौजूद है क्लास 6.c। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने तरीके के ऑपरेटर हैं। बेसिक ऑपरेटर जो हमारे पास है, अरिथमेटिक ऑपरेटर जिनको बोलते हैं वहाँ पर, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कितने हैं? एक हमारे पास है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और हमारे पास मॉड्यूलर। ठीक है, इन्हीं में हम अपने जो बेसिक कैलकुलेशन है वो करते हैं। अब इनकी प्रायोरिटी क्या होती है? देखो, ये जो हमारे पास 3 है हाई प्रायोरिटी वाले, यानी कि जिनमें से इनकी प्रायोरिटी क्या है, HIGH हाई है, वो किसकी है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसकी मॉड्यूलर की। मॉड्यूलर क्या होता है मैं तुमको समझाऊंगा आगे। और फिर इसके बाद जो प्रायोरिटी आती है वो किसकी है? लो कह लो या फिर मीडियम कह लो। इसकी प्रायोरिटी आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, यानी कि अगर किसी इक्वेशन में सारे के सारे मौजूद हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो पहले कैलकुलेट कौन होंगे? पहले ये 3 कैलकुलेट होंगे। और अगर ये भी एक साथ आ गए हैं तो कैसे कैलकुलेट होते हैं? राइट टू लेफ्ट, गलत, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ये कैलकुलेट करने का तरीका होता है। और इसमें भी क्या होता है तरीका? लेफ्ट टू राइट ही होता है, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, RIGHT। ठीक है, आज मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि 9 + 3 × 8 / 7। ये एक बेसिक इक्वेशन है और इसको C कंपाइलर कैसे सॉल्व करेगा ये हमको समझना है, यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखो करना कैसे है हमको, इसको करने के लिए हमको एक बेसिक यूज़ करना पड़ेगा मैथ का। तो देखो 9 + 3 है हमारे पास, 9 + 3 मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। मैंने क्या कहा? प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी होती है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की। तो पहले कौन सॉल्व होगा? इतना तो पता चल गया ना, पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में से भी दोनों को कौन ज़्यादा है? पहले किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन को या डिवीज़न को? तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे? लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, यानी कि यहाँ से पहले क्या आ रहा है? पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। और ये भी हमारे पास कैसे ऑपरेटर हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, यानी कि 3 और 8 को पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? 9 को हमने टच किया नहीं, प्लस को हमने टच किया नहीं, और 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 24 आ गया। ठीक है, और डिवीज़न को हमने अभी तक छुआ नहीं तो 7 आ गया। ये हमारा पहले स्टेप का कैलकुलेशन हो गया। अभी भी प्लस और डिवीज़न है हमारे पास, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? डिवीज़न की। जिसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के लिए क्या होगा? 9 प्लस डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा? देखो डिवाइड करो, 24 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अब देखो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? इंटीजर टाइप के हैं। ये दोनों के दोनों जब इंटीजर टाइप के हैं, यही लास्ट वीडियो में बता रहा था मैं कि जब इंटीजर और इंटीजर का कैलकुलेशन होगा तो एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी। पर हमारे पास अगर हम डिवाइड करेंगे 7 को 24 से, तो देखो क्या आएगा? 7 × 21, 3 और 21, और यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, बेसिकली 3 पॉइंट करके कोई नंबर आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3 पॉइंट, कुछ भी आएगा रैंडम वैल्यू, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? एक फ्लोट टाइप की वैल्यू आएगी। पर जब हम इसको टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर पे, ये अपने आप काम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 3, ना कि 3 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? इंटीजर हैं। पर अगर इनमें से कोई एक भी, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिख देता 7.0, तो इसकी वैल्यू क्या आती? 3 पॉइंट एग्जैक्ट जो भी था। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखाई दे, क्योंकि मैं बैकग्राउंड में ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखो हमने क्या किया था? डिवाइड किया था किसको? 24 को डिवाइड किया था हमने 7 से, तो वैल्यू क्या आती है? अरे क्या हो गया? वैल्यू क्या आती है? 3.428। ये इतनी बड़ी वैल्यू आई जो कि एक फ्लोट है। पर यहाँ पे 24 और 7 दोनों कैसे थे? इंटीजर थे। इंटीजर थे तो ये जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेट करके क्या नहीं चाहिए? इंटीजर, यानी कि इसका जो हम आउटपुट लेंगे वो सिर्फ 3 लेंगे, ना कि 3.4। तो यहाँ पे आएगा क्या? 3। अब फाइनल जो हमारा आउटपुट होगा क्या होगा? 9 + 3 = 12। ठीक है, ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा इस इक्वेशन का। अब इसको हम एक प्रोग्राम की जरिए से इसको करते हैं। ठीक है, तो सबको मैं कमेंट कर देता हूँ और हम इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो #include stdio.h स्टार्ट करता हूँ मैं वाइड से। ऊपर वाले में कोई दिक्कत है क्या? void main, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अपना मेन स्टार्ट करते हैं, और ये हमको एक इक्वेशन जो है वो लिखनी है।
ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करा देते हैं बेसिकली। पर इसको प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर तो यूज़ करना ही पड़ेगा, यानी कि किसी एक में तो इसको हम कन्वर्ट कर ही देंगे। देखो हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करा लेते हैं कहाँ पे, हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर a, इसको करते हैं और यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या करेंगे 9 + 3, क्या था हमारा इक्वेशन, 9 + 3 × 8/7, 9 + 3 × 8/7 और इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। और ऊपर वाले पे हमने डेटा टाइप अभी नहीं लगाया है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा आएगा किस फॉर्म में, %d देता हूँ यहाँ पे। और हमको क्या करना है, प्रिंट b प्रिंट करना है। ठीक है, b प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस भी एक मैं इंटीजर दे देता हूँ। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। ठीक, जैसे इस प्रोग्राम को रन किया हमने तो इसका आउटपुट क्या आया, 12 आया। और जब हमने इसको किया था तो आउटपुट क्या आया था, देखो 12 आया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब हम इस पर थोड़े चेंजेस करते हैं। ठीक है, एक और इक्वेशन में लिखता हूँ, ए में ही बना देता हूँ। क्या करूँगा, 9 × 8 × 4 + 2 + 3 - 7 मॉडुलर 8। अब मैं मॉडुलर तुमको समझा देता हूँ क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको हम बोलते हैं मॉड या मॉडुलर। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये रिमाइंडर निकालता है। ठीक है, किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करके उसका जो रिमाइंडर आता है वो ये बताता है। यानी कि जब मैं करूँगा 5 को मॉडुलर 2, तो क्या करेगा, 5 को डिवाइड करेगा 2 से। ठीक है, 5 को डिवाइड करेगा 2 से, और तो इसका जो रिमाइंडर आएगा यानी कि 2 × 2 = 4 और रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये हमको आउटपुट क्या देगा, 1। मैं इसको एक बार तुमको करके दिखा देता हूँ। इंट c इज इक्वल टू 5 मॉडुलर परसेंटेज का साइन 2, और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ कहाँ पे, इसी में प्रिंट करा देता हूँ, /n लगाया, %d लगाया, और यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट कराना है, c। ठीक है, इसको सेव करते हैं और करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या आउटपुट आया, 1। और अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ 7, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, बोलो 2 × 3 = 6, तो भी 1 ही आएगा। मैं कुछ इसको थोड़ा सा 8 ले लेते हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि 8 जो है वो पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आया, अरे सॉरी, वहाँ पे नहीं करना था हमको, यहाँ पे चेंज करना था। ये हमने यहाँ पे चेंज किया और इसको रन किया, तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, अब हम सॉल्व करने के जाते हैं। अब समझ गए होंगे मॉडुलर क्या होता है। मॉडुलर हमको क्या देता है, दो नंबर्स के बीच का रिमाइंडर देता है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और इतने में तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, तो देखो आ जाओ, पहले इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन तो हमने दिया ही नहीं, तो इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलर की, ये तो तीनों हमारे पास इक्वेशन में है। तो पहले कौन सॉल्व होगा, जब लेफ्ट में आएगा। ठीक है, तो पहले कौन आ रहा है, डिवीजन, तो पहले डिवाइड कर देते हैं। 8 को डिवाइड करना है 9 से, तो चलो आ जाओ कर देते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे किसको, 9 / 8, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, यानी कि 1 पॉइंट, ये फ्लोट आएगा, तो पर क्योंकि दोनों कैसे थे, इंटीजर टाइप के थे, तो इसका क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1। तो इक्वेशन नई क्या बन गई, 1 × 4 + 2 + 3 - 7 मॉडुलर 8। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, अब हमको क्या करना है, अगला स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ 4। अब क्या होगा, प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड मॉडुलर। तो मॉडुलर का यहाँ पे क्या होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा। जब 8 को हम डिवाइड कराएंगे, 7 को डिवाइड कराएंगे 8 से, तो क्या आएगा बताओ, बोलो। मैं यहाँ पे तुमको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जब हमने यहाँ पे 7 किया और यहाँ पे हमने 8 किया, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो आउटपुट क्या आया, 7, यानी कि पूरा का पूरा रिमाइंडर उसने निकाल के हमको दे दिया। तो यहाँ पे अगर 7 आएगा, तो इन दोनों को हटा के हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। फिर एग्जीक्यूशन क्या होगा इसका, 4 + 2 + 3, यानी कि अब कौन एग्जीक्यूट होगा, 4 + 2, यहाँ पे हो जाएगा 6। अब कौन एग्जीक्यूट होगा, 3 + 6, यहाँ पे हो जाएगा 9।
अब कौन एग्जीक्यूट होगा, 9 माइनस 2 9 माइनस 7 ये हो जाएगा 2। इसका फाइनल आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारी इक्वेशन का 2, अगर हमने पूरा कैलकुलेशन सही किया होगा तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा देता हूँ, /n करता हूँ और %d में मैं इसका आउटपुट लेता हूँ किसका, a का। ठीक है, आ जाओ इसको रन कराते हैं और देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है। तो देखो आउटपुट हमारा 2 आ चुका है, यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन था बिल्कुल सही था। तो यही जो बेसिक स्टेप्स होते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के कैलकुलेशन में। तो हमने आज सीखा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या होती है और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर मैं इस सारा का सारा जो सामान है उसको कहाँ पे प्रिंट कर दूँ, फ्लोट में, और ये जो हमारा है इसको भी मैं यहाँ पे फ्लोट कर दूँ, तो देखते हैं क्या होता है। यानी कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले वाले लेक्चर का। तो आ जाओ, जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या आता है 2 पॉइंट, यानी कि सबको कैलकुलेट करता है एज अ इंटीजर और आउटपुट देता है एज अ फ्लोट। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यहाँ पे 8.0 कर दूँ, तब क्या होगा, तब भी कोई चेंज नहीं है 2.5, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट को जब एक कैलकुलेट करता है तब बेसिकली आउटपुट किस फॉर्म में दे देता है, इंटीजर के फॉर्म में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में तुमको सिखाऊंगा मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं विथ कंपैरिजन, यानी कि विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो हम कंपेयर करने के, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे का हम यूज़ करेंगे हम अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, आराम से ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करिए, लोगों की मदद करिए। तब तक के लिए बाय बाय।